हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद डबराल सर। आज मैं एक वन शॉट वीडियो बना रहा हूँ शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट पे, जो कीनेसियन इकोनॉमी पे बेस्ड है। और इसमें हम मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीप्लायर मैकेनिज्म पढ़ेंगे और देखेंगे कि अगर डिमांड ज्यादा हो जाती है, इक्विलिब्रियम लेवल तो खैर बाद में आएगा, अगर डिमांड ज्यादा हो जाती है सप्लाई से या डिमांड कम हो जाती है सप्लाई से, तो उस सिचुएशन को कैसे टैकल करती है इकोनॉमी। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम होता क्या है, मार्केट में या इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कैसे आता है। इक्विलिब्रियम कैन बी डिफाइंड एज it refers to that level of output in the economy where aggregate demand is equals to aggregate supply during a period of time. During a period of टाइम। तो एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई जहां पे बराबर हो जाती है उसी लेवल को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। एग्रीगेट डिमांड को आप बोल सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, टू लेवल या टू इकोनॉमिक मॉडल में सी प्लस आई, जबकि एएस का है सी प्लस एस। अगर आप कंजम्पशन से कंजम्पशन कैंसिल कर देते हैं तो एक लेवल आपके पास आ जाता है S इक्वल्स टू आई। तो हमारे पास दो लेवल्स पे इक्विलिब्रियम आ सकता है, AD इक्वल्स टू AS और S इक्वल्स टू आई। अब AD AS क्या होते हैं ये सब देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियोस की तरफ जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। फिलहाल जहां पे S और I बराबर हो जाए या जहां पे AD और AS बराबर हो जाए, वही लेवल हमारे लिए इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम का होता है, ठीक है। अब अगर डिमांड ज्यादा हो जाए इकोनॉमी में तो क्या होगा, और डिमांड कम हो जाए तो क्या होगा, वो देखते हैं जल्दी से। What happen if AD is greater than AS? क्या होगा इकोनॉमी में अगर AD AS से ज्यादा हो जाए, इकोनॉमी में प्लैंड डिमांड ग्रेटर हो जाए प्लैंड सप्लाई से। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखना, जब भी आपके पास इक्विलिब्रियम लेवल की बात नहीं की गई है तो हमेशा आप सप्लाई साइड को चेंज कर, यू आर नॉट एबल टू चेंज द लेवल ऑफ डिमांड इन एन इकोनॉमी। किसी इकोनॉमी में आप लेवल ऑफ डिमांड को चेंज नहीं कर सकते, आप सप्लाई को लेवल को चेंज कर सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इस कंडीशन में हो क्या रहा है पहले तो आप ये समझ लो। इट इज अ सिचुएशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्या हो रहा है, लॉस ऑफ प्रॉफिट की सिचुएशन है ड्यू टू अनफुलफिलमेंट ऑफ डिमांड। डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही है इकोनॉमी, जिसकी वजह से हमें क्या हो रहा है, लॉस ऑफ प्रॉफिट हो रहा है। ध्यान से याद रखना, लॉस ऑफ प्रॉफिट है, इट इज नॉट लॉस। आपने 100 बिस्किट की डिमांड देखी जबकि आपने सिर्फ 80 यूनिट्स ही बना रखे थे, तो 80 यूनिट्स तो बिकी गई होंगी, लेकिन अगर आप 20 यूनिट और बनाते तो आप ज्यादा प्रॉफिट कमा पाते, जिसकी वजह से आपको अभी फिलहाल क्या झेलना पड़ रहा है, लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू अनफुलफिलमेंट ऑफ डिमांड। अब डिमांड को फुलफिल करने के लिए, इस सिचुएशन से निपटने के लिए इकोनॉमी क्या करेगी, टू रीस्टोर इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, producers
या इकोनॉमी लिख सकते हैं आप, इकोनॉमी प्लान्स टू इंक्रीज द लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट के लेवल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे टिल AD इक्वल्स टू AS। जब तक AD और AS बराबर ना हो जाए तब तक आप सप्लाई को बढ़ाओगे, आप 80 यूनिट से और प्रोडक्शन ज्यादा करने की कोशिश करोगे। दिस इज द बेसिक फिनोमिना जो कि हर इकोनॉमी फॉलो करती है। अगर डिमांड ज्यादा हो रही है तो सप्लाई को बढ़ा करके डिमांड के बराबर ले जाया जाएगा ताकि आप लॉस ऑफ प्रॉफिट से बच सको। अब बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन अगर हो जाए तो क्या होगा, देखिए व्हाट हैपन इफ एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। अब की बार मैंने जितनी डिमांड एक्सपेक्ट की थी या इकोनॉमी ने जितनी डिमांड एक्सपेक्ट की थी लोगों से, उससे कम डिमांड आ रही है। लेट्स से डिमांड इज 100 जबकि हम लोगों ने 120 यूनिट्स बना रखी है किसी चीज की, तो कहीं ना कहीं 20 यूनिट क्या है, बिक नहीं रही होगी, मतलब हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक बचता जा रहा होगा। तो सबसे पहले तो इस कंडीशन के बारे में लिख लेते हैं, इट इज अ सिचुएशन ऑफ लॉस। ये तो प्योर लॉस है, सामान बिक नहीं रहा है तो लॉस है। किसकी वजह से? ड्यू टू अनडिजायर्ड स्टॉक इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में अनडिजायर्ड स्टॉक या अनसोल्ड स्टॉक बचता जा रहा है तो हमें लॉस क्रिएट हो रहे हैं। अनडिजायर्ड स्टॉक की वजह से इकोनॉमी इज फेसिंग लॉसेस। अब इसे वापस रिवाइव करने के लिए मैंने आपको बताया आप डिमांड साइड को चेंज नहीं कर सकते, आप कंज्यूमर को ज्यादा या कम करने के लिए नहीं बोल सकते, आपको सप्लाई साइड को चेंज करना पड़ेगा। तो अगेन टू रीस्टोर इक्विलिब्रियम, टू रीस्टोर इक्विलिब्रियम प्रोड्यूसर्स या इकोनॉमी प्लान टू रिड्यूस the level of output till AD equals to AS। जब तक AD और AS बराबर ना हो जाए तब तक आप अपनी डिमांड, अपनी सप्लाई को कम करोगे, इकोनॉमी अपनी सप्लाई को कम करना स्टार्ट करेगी ताकि वापस से हम इक्विलिब्रियम रीस्टोर कर पाए। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा यहां तक। नेक्स्ट आते हैं, ये तो था AD/AS अप्रोच में। आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच देखेंगे बिल्कुल सेम है। जरा एक बार बात कर लेते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट के अप्रोच से। सेविंग्स ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट और एक सेविंग्स लेस देन इन्वेस्टमेंट, दो अप्रोच है। तो आपको इसमें क्या देखना है, सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि कौन सा साइड डिमांड साइड है, कौन सा साइड सप्लाई साइड है। तो आपको क्लियरली पता है इन्वेस्टमेंट जो है वो डिमांड साइड है और वो चेंज नहीं हो सकती। इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होगी क्योंकि वो डिमांड साइड का कंपोनेंट है। सप्लाई साइड इनकम का कंपोनेंट है, इनकम कैन बी चेंज्ड। ठीक है, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन ज्यादा कम करेगा, इनकम में चेंज आ जाएगा। ठीक है, अब पहली बात इस वाली सिचुएशन पे आते हैं जहां पे लोग ज्यादा बचा रहे हैं। पीपल आर स्पेंडिंग लेस एंड सेविंग मोर। क्योंकि स्पेंडिंग्स कम हो रही है, यहां पे क्या है, people are spending less, which means there is unsold stock increased in the economy। इकोनॉमी में धीरे धीरे अनसोल्ड स्टॉक क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, क्योंकि लोग पैसा बचा रहे हैं, सेव कर नहीं, इन्वेस्ट कर नहीं रहे, खर्च कर नहीं रहे। इन्वेस्टमेंट का मतलब मशीनों पे खर्चा हो सकता है, कैपिटल पे, रॉ मटेरियल पे खर्चा हो सकता है, वो सब कुछ नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा होगा, आप सब के सब लोग बचा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है, तो सामान अगेन सिचुएशन तो वही आएगी, अनसोल्ड हो रहा होगा। अब अनसोल्ड मटेरियल को आपको इकोनॉमी ऑलरेडी अनसोल्ड मटेरियल फेस कर रही है, तो क्या करोगे आप, इस सिचुएशन को वापस लाने के लिए सेविंग्स को कम करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, इकोनॉमी क्या करेगी, प्रोड्यूसर्स
रिड्यूस द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का लेवल गिराएगा प्रोड्यूसर सारे के सारे, प्रोड्यूसर नहीं प्रोड्यूसर्स, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, जिसकी वजह से इनकम का लेवल या बोल सकते हैं नेशनल इनकम का लेवल गिरने लगेगा। जब इनकम का लेवल गिरेगा तो क्या होगा, इनकम के लेवल गिरने की वजह से सेविंग्स का लेवल गिरने लग जाएगा। आपको पता है इनकम इज सेविंग्स इज पॉजिटिवली रिलेटेड विद इनकम, इनकम जितनी बढ़ती है आप सेव उतना करते हैं। अब क्योंकि आपकी इनकम कम होते जा रही है तो आपकी सेविंग्स का लेवल धीरे धीरे गिरना स्टार्ट होगा, और कब तक गिरता रहेगा, टिल इट रीचेस टू इक्विलिब्रियम। जब तक वो इक्विलिब्रियम पे नहीं आता तब तक वो गिरता रहेगा। तो ये सिचुएशन बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन है एडीएएस वाली ही, क्योंकि आप एडीएएस से या एस और आई दोनों ही अप्रोचेस से आप इक्विलिब्रियम को फाइंड कर सकते हैं। तो ये ये एस और आई अप्रोच का था। अब आप अगर इसमें देखोगे कि अगर आप सेविंग्स ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट हो जाए, सॉरी सेविंग्स लेस देन इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो क्या होगा, इस सिचुएशन का मतलब क्या है कि हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, मार्केट बहुत बुलिश चल रहा है, मार्केट में एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है और सेव कोई नहीं कर रहा है। अब क्या करना पड़ेगा, हमें सेविंग्स को बढ़ाना पड़ेगा। क्या होगा, हियर पीपल आर स्पेंडिंग मोर, लोगों का एमपीसी बोल सकते हैं इसको, बढ़ रखा होगा, लोग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ा चुके होंगे, जिसकी वजह से देयर इज अ सप्लाई क्राइसिस। यहां पे क्या होगा, सप्लाई क्राइसिस क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा आ रही है या लोग इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उतना ज्यादा हमारे पास मशीनें बनी हुई नहीं है जितनी ज्यादा लोग मशीन खरीदना चाहते हैं। अल्टीमेटली यहां पे क्या हो रहा है कि आप सप्लाई क्राइसिस से जूझ रहे हैं। अब सप्लाई क्राइसिस से जूझने की वजह से आपको हो रहा होगा अभी लॉस, तो हमें वापस से अब रिवाइव करना है इसको। क्या करेंगे, प्रोड्यूसर्स will increase the level of production। प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, प्रोडक्शन का लेवल बढ़ाएंगे। जैसे ही प्रोडक्शन का लेवल बढ़ेगा, प्रोडक्शन का लेवल जैसे ही बढ़ेगा, इकोनॉमी में क्या होगा, प्रोडक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद इनकम। प्रोडक्शन बढ़ रही है इकोनॉमी में तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, सेविंग्स इनकम के साथ पॉजिटिवली रिलेट होती है तो सेविंग्स भी बढ़ने लग जाएगी। कब तक बढ़ेगी, जब तक सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बराबर ना हो जाए। तो ये बहुत ही सिंपल एक फिनोमिना है जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि आप कैसे इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं इन बोथ दीज सिचुएशंस। आप अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम फाइंड करना चाहते हैं, चाहे वो एडीएस अप्रोच से हो, चाहे एस और आई अप्रोच से हो, और उसका मोटिव क्या होगा, प्रोडक्शन को बढ़ाना या प्रोडक्शन को घटाना। सप्लाई साइड ही चेंज हो सकती है, सेविंग साइड ही चेंज हो सकती है, आप डिमांड साइड को या इन्वेस्टमेंट साइड को चेंज नहीं कर सकते जब तक इक्विलिब्रियम की बात नहीं हुई है। आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब आते हैं इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड्स के लिए भी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लायर मैकेनिज्म दोनों पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स increase in income due to initial increase in investment। एक बार इन्वेस्ट करने की वजह से इकोनॉमी में कितना मल्टीपल टाइम्स इनकम जनरेट हो रही है, दैट इज मल्टीप्लायर। आपने इसकी डेफिनेशन ये भी सुनी होगी, इट इज द रेशियो ऑफ डेल्टा इनकम एंड डेल्टा इन्वेस्टमेंट।
तो इसका एक फॉर्मूला हो गया यहीं से, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लायर। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दूं कि मल्टीप्लायर कैसे निकाला जाता है। लेट्स से मैंने 100 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करे, 100 CR इन्वेस्ट करे इकोनॉमी में, जिसकी वजह से आई एम गेटिंग रिटर्न्स ऑफ 1000 करोड़। 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे, 1000 करोड़ रुपए मेरे पास आए, इसका मतलब मेरी इनकम कितने से बढ़ी है? 10 टाइम्स। 100 करोड़ लगा के 1000 करोड़ हुए, मतलब 10 गुना ही तो हो गया। मल्टीप्लायर का मतलब है एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट से इनकम कितने गुना हुई है, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा यहां तक। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का ये फॉर्मूला हो गया। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक दूसरा फॉर्मूला भी है जो कि है K इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC या 1/MPS। पूरा डेरिवेशन पे मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं वन शॉट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। डेरिवेशन इतना ज्यादा आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, आपके लिए न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। तो K इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC या K इक्वल्स टू 1/MPS, ये दोनों भी इसी मल्टीप्लायर के ही फॉर्मूले हैं। अब इसका मतलब क्या है? ये बेसिकली ये फॉर्मूला क्या बता रहा है आपको? ये बता रहा है अबाउट द रिलेशन बिटवीन MPC एंड MPS विद मल्टीप्लायर। MPC और MPS का मल्टीप्लायर के साथ कैसा रिलेशन है वो ये बता रहा है। ठीक है, मल्टीप्लायर के साथ कैसा रिलेशन है वो ये बता रहा है। तो आप इकोनॉमी में एक चीज याद रखेंगे कि जितना ज्यादा एडिशनल इनकम के साथ खर्चे आपके बढ़ेंगे, इकोनॉमी जितना ज्यादा खर्च करेगी, इकोनॉमी में पैसा उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। मोर द पीपल स्पेंड, मोर द इकोनॉमी विल रिसीव द इनकम। MPC और K का डायरेक्ट रिलेशन होता है। हायर द MPC, हायर विल बी द मल्टीप्लायर। एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं। एक बार 0.5 ले लेते हैं मल्टीप्लायर को, फिर एक बार 0.8 ले लेते हैं मल्टीप्लायर को, सॉरी MPC को। तो अगर फॉर्मूला लगाएं K इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC, 1/1 माइनस MPC, सबको पता होगा कि 1 माइनस MPC MPS होता है, दोनों का सम 1 होता है। MPC प्लस MPS इज 1। तो 1/1 माइनस MPC, 1/1 माइनस 0.5, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/0.5, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, दैट इज 2 टाइम्स। मतलब अगर इकोनॉमी में 0.5 MPC के साथ खर्चा हो रहा होगा, मतलब 50% खर्चा हो रहा होगा, तो आप 2 गुना पैसा बना पाओगे। 100 रुपए लगाओगे 200 बन जाएंगे, 200 लगाओगे 400 बन जाएंगे, 400 लगाओगे 800 बन जाएंगे। तो 2 गुना पैसा हो रहा है। लेकिन अगर मैं मल्टीप्लायर को बढ़ा दूं तो क्या होगा? K इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC की जगह पे अब की बार मैं 0.8 लगा रहा हूं। इसका मतलब इकोनॉमी ज्यादा खर्चा कर रही है, लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। ज्यादा खर्चा करेंगे, वापस पैसा इकोनॉमी में ही आएगा। तो देखिए 1/1 माइनस 0.8 इज 0.2, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 2 से ये काटा तो आ गया 5 टाइम्स। तो अगर मल्टीप्लायर अगर MPC 0.8 है, मतलब हम हर एडिशनल इनकम का 80% अगर खर्च कर रहे होंगे तो हमारी इनकम देखिए कितने गुना बढ़ के आ रही होगी? 5 गुना। तो जैसे जैसे मल्टीप्लायर बढ़ेगा जैसे जैसे MPC बढ़ेगा वैसे वैसे मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा। ये प्रूफ हो गया कि देयर इज डायरेक्ट रिलेशन। किसके बीच में? MPC और K के बीच में तो हो गया डायरेक्ट रिलेशन। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आते हैं MPS एंड K। ऑब्वियसली आप ज्यादा बचा लोगे तो दोबारा इन्वेस्ट ही नहीं हो पाएगा, दोबारा इन्वेस्ट नहीं होगा तो पैसा मल्टीपल नहीं हो पाएगा। तो MPS के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है। हायर द MPS, लोअर विल बी द मल्टीप्लायर, एंड लोअर द MPS, हायर विल बी द मल्टीप्लायर। ये आप याद रखेंगे कि MPC और K का तो पॉजिटिव रिलेशन था, MPS और K का नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव रिलेशन कैसे? एक बार MPS को मैं 0.5, फिर एक बार MPS को 0.8 लेकर के देख लेते हैं K कितना आएगा।
तो फॉर्मूला था 1/MPS, के का फॉर्मूला क्या था 1/MPS, चाहे 1/1 - MPC, तो 1 - MPC क्या होता है MPS ही होता है। तो 1/0.5, तो पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, कितना हो गया 2 टाइम्स। तो अगर मैं 50% सेव कर रहा हूँ तो इकोनॉमी में 2 गुना पैसा बनेगा, लेकिन अगर मैं सेव ज्यादा करने लग जाऊंगा तो पैसा कम बनेगा। देखिए 1/0.8, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 8 से इसे काटा विच इज 1.25 समथिंग, ठीक है ना। तो देखिए कहां 2 गुना पैसा बन रहा था, अब वो लगभग 1.25 गुना पैसा बनने लग गया, तो पैसा कम बनना स्टार्ट हो गया। हायर द एमपीएस लोअर द मल्टीप्लायर, इसलिए देयर इज नेगेटिव रिलेशन। तो ये बहुत क्लियरली आपको याद रखना पड़ेगा अबाउट दिस। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब आते हैं मल्टीप्लायर मैकेनिज्म में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। इसमें मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, अजम्पशन है कि इकोनॉमी में एमपीसी दे रखा है 0.5, मान के चल रहा हूं 0.5 एमपीसी है, मतलब हम हर एडिशनल इनकम का 50% खर्च करते हैं, तो मतलब 50% बचाते होंगे, क्योंकि इनकम का तो फॉर्मूला ही होता है C+S। तो अगर मेरे पे 10 रुपए आ रहे होंगे और मेरी 50% की प्रोपेंसिटी है, इसका मतलब मैं 5 रुपए खर्च कर रहा हूँ, 5 रुपए बचा रहा हूँ, ये कुछ कंडीशन बनी हुई है, ठीक है ना। अब आते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट पे कि किस तरीके से होगा। लेट्स से कि मैंने एक इन्वेस्टमेंट करी, मैंने एक बार इन्वेस्ट करा है 100 रुपए, 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुए इकोनॉमी में, जिसकी वजह से मेरी इनकम पे क्या चेंज आएगा वो देखना है मुझे। डेल्टा सी भी देख रहा हूं और डेल्टा एस भी देख रहा हूं, ठीक है। तो डेल्टा सी और डेल्टा एस, मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट करे, तो आप जब इन्वेस्ट कर रहे होंगे, लेट से आप मशीन खरीद रहे हो, मैक्रो लेवल पे जितना इन्वेस्टमेंट आपने की है उतनी ही एक बार इनकम तो बन ही जाएगी, एक बार इनकम तो बननी तय है। तो 100 रुपीज इन्वेस्ट करें तो 100 रुपीज इनकम बन गई होगी। 100 रुपीज इन्वेस्ट करें, 100 रुपीज की आपने किसी से मशीन ही तो खरीदी होगी, तो कहीं ना कहीं 100 रुपीज उसके पास आ गए होंगे। मैक्रो लेवल पे पूरी इकोनॉमी में पैसा देख रहे हैं हम, तो इनकम बन गई होगी 100 रुपीज। अब जैसे ही हमारे पास इनकम आई, हम इनकम का कितना खर्च करते हैं 50%, 0.5 का मतलब हो गया 50% प्रोपेंसिटी है हमारी, तो मतलब 100 रुपए जैसे ही आए मेरे पास, मैंने 50 रुपीज खर्च कर दिए और 50 रुपीज बचा लिए होंगे। और जितना पैसा सेव होता चला जाता है ये मार्केट से आउट होता है, इसे बोलते हैं लीकेज। जितना पैसा सेव होता जाएगा वो मार्केट से आउट होता जाएगा, वो सर्कुलेशन में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट लेवल पे अगर मैं देखूं तो इनकम कितनी बढ़ेगी, आपने 100 में से 50 खर्च किए, तो अब दोबारा से जो इनकम बनी होगी वो मात्र 50 की बनी होगी। नेक्स्ट लेवल पे डेल्टा इनकम इज 50 रुपीज। 50 रुपीज जैसे ही इनकम आई, फिर से हमने 50% की प्रोपेंसिटी है, इसका मतलब हमने इसका आधा 25 रुपए खर्च करे होंगे, 25 रुपए बचा लिए होंगे। ये मार्केट से लीकेज क्रिएट हो गई, तो ये तो फिर से आउट हो गया पैसा। लेकिन जो खर्च हुआ है वो किसी का खर्चा किसी की इनकम ही तो होती है, तो ये दोबारा से इनकम बन के आ गई होगी 25 रुपए। ऐसे चलता चला जाएगा। 25 रुपए का फिर से आधा मैं सेव कर दूंगा, आधा मैं कंज्यूम कर दूंगा, तो 12.5 रुपए मैंने खर्च कर दिए, 12.5 रुपए मैंने सेव कर दिया, और सेविंग्स का पैसा लीकेज हो गया, मार्केट से आउट हो गया। एंड नेक्स्ट लेवल पे फिर से मेरे पास इनकम बन के आ गई है जो कंजम्पशन थी। एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन till we reach the maximum utilization limit। अब आपको यहां पे लास्ट में डेल्टा वाई निकल के आ सकता है। आप इस प्रोसेस को चलाते चले जाओगे तो आपको इनकम पता लग जाएगी कितनी बनेगी। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट पता लगाना है, क्योंकि आप अगर इस प्रोसेस को चलाते रहोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि पॉइंट में भी जाती चली जाएगी। अगर आपको फाइनल वैल्यू पता लगानी है कि कितना पैसा बन रहा होगा, तो वही मल्टीप्लायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड फॉर दैट के का फॉर्मूला क्या होता है 1/MPS। MPC 0.5 है तो MPS भी 0.5 ही होगा। 1/0.5, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया 2 टाइम्स, मतलब पैसा कितना बन रहा होगा 2 टाइम्स। जितना भी आपने इन्वेस्ट करा उसका 2 गुना बन रहा होगा।
जब आपके पास मल्टीप्लायर आ गया, अब दूसरे फॉर्मूले से आप इनकम निकाल सकते हैं, टोटल इनकम। तो के का दूसरा फॉर्मूला था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, आपको ये निकालना है। तो कितना आया, के हमारे पास 2 गुना आ गया है, और इनकम मुझे निकालनी है, और इन्वेस्ट करा था मैंने, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 100 रुपीज की इन्वेस्टमेंट की थी एक बार, 100 रुपीज, ये इंटू ये, तो डेल्टा वाई विल बी 200। मतलब इससे ये पता चल गया कि आपके पास अल्टीमेटली कितनी इनकम आने वाली है। तो यहां पे इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग इकोनॉमी विल गेट 200 रुपीज, 200 करोड़। तो ये हो गया मल्टीप्लायर मैकेनिज्म कि एक बार इन्वेस्टमेंट की वजह से आपके पास कितने गुना रिटर्न्स आ रहे हैं। आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन 4 मार्क्स का आता ही आता है, वो गारंटीड है, और टोटल पूरी यूनिट ये 12 मार्क्स की है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। मल्टीप्लायर मैकेनिज्म के साथ साथ इसके बाद हम एक चीज और देख लेते हैं कि मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लायर की क्या होती है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ के इज 1। आपका पैसा हमेशा 1 गुना तो हो ही जाएगा, आपका पैसा 1 गुना हमेशा हो जाएगा, क्योंकि आपने जितना इन्वेस्ट करा था वो इनकम ही तो बन के आएगा, तो 1 गुना हमेशा हो जाएगा। और ये कब होगा, व्हेन MPS इक्वल्स टू 1। जब सारा पैसा बच रहा होगा तो एक ही बारी में आपने इन्वेस्ट करा, इन्वेस्ट करने के बाद इनकम जनरेट हुई, और जितनी इनकम जनरेट हुई वो सारा सेव हो गया, तो 1 ही गुना पैसा बन पाएगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ के इज 1। 1 गुना तो बनेगा ही बनेगा पैसा, 100 का 100 तो बन ही जाएगा इकोनॉमी में। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के इज इनफाइनाइट लेवल पे पैसा चल सकता है। आप 100 रुपए इन्वेस्ट करो और वो बढ़ते चले जाएंगे, अगर सेविंग्स ना हो इकोनॉमी में, 1 भी रुपया बचे ना, तो मतलब अगर सब के सब खर्चा ही करते जा रहे हैं, अगर MPC 1 हो गया तो मतलब जितनी बार खर्चा हुआ उतनी बार इनकम आई, जितनी इनकम आई वो सारा फिर खर्चा हो गया, फिर जितनी खर्चा हुआ वो सारी इनकम आ गई, तो वो बार बार प्रोसेस चलती चली जाएगी, सेविंग्स कुछ होगी नहीं, अल्टीमेटली ये प्रोसेस नेवर एंडिंग हो जाएगी, और नेवर एंडिंग होने की वजह से ही इसे बोलते हैं इनफाइनाइट। तो याद रखना है, अगर MPS 1 है तो मतलब MPC 0 है, मतलब कोई खर्चा कर ही नहीं रहा, MPC के की वैल्यू 1 आएगी। अगर MPC 1 है मतलब सब के सब खर्च ही कर रहे हैं, सेव कोई कर ही नहीं रहा, तो वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा इनफाइनाइट लेवल तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। कई बार आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी देख सकते हैं इसकी वैल्यूज, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था आपके लिए जो कि मल्टीप्लायर का है। अब इसका जरा ग्राफिक प्रेजेंटेशन भी हम देख लेते हैं कि हम इसे ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं मल्टीप्लायर को। जीरो, दिस इज वाई एक्सेस, जहां पे हम दिखा रहे हैं AD एंड AS, एक्स एक्सेस जिसमें हम दिखा रहे हैं इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि तीनों बराबर होते हैं। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा तो प्रीवियस वीडियोस जरूर देखना इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की। अब आते हैं, सबसे पहले तो इनकम का कर्व अगर मैं बनाऊं तो वो 45 डिग्री लाइन ऑफ रेफरेंस कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग, विच इज ऑल्सो इनकम कर्व, ये 45 डिग्री पे ही बनता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि डिमांड ये थी, ये डिमांड थी, तो इस लेवल पे क्या था, इक्विलिब्रियम इनकम, ये डिमांड थी। डिमांड कैसे बनती है, C+I करके। अब क्या हुआ, इकोनॉमी में इनिशियल इन्वेस्टमेंट आई, एक इन्वेस्टमेंट आई, एक ही बार इन्वेस्टमेंट हुआ, तो ऑब्वियसली एग्रीगेट डिमांड में इन्वेस्टमेंट जुड़ रही है तो वो बढ़ेगी, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ना स्टार्ट हुआ। एग्रीगेट डिमांड में इस तरीके का चेंज आया, एग्रीगेट डिमांड में क्या चेंज आया, C+I तो था ही,
और डेल्टा आई नई इन्वेस्टमेंट आ गई, जिसकी वजह से ये जो गैप आ रहा है इन दो डिमांड्स के बीच में वो इन्वेस्टमेंट का ही गैप है जो कि बहुत कम है। तो नया इक्विलिब्रियम ये हो गया E1 पे, और देखिए इनकम बढ़ के निकल करके आई, इतना इन्वेस्ट करा और इतना इनकम बढ़ के आ गई। दिस इज मल्टीप्लायर, ये है डेल्टा वाई, ये जो गैप आ रहा है ये डेल्टा वाई, और ये जो गैप है ये है डेल्टा आई का, आई का ही तो गैप है। तो डेल्टा आई इतना इन्वेस्ट करा जिसकी वजह से मुझे इतने रिटर्न्स मिले। ये मल्टीपल टाइम्स भी हो सकते हैं, अगर ये गैप बढ़ा दोगे तो ये मल्टीपल टाइम्स, जितना एक बार इन्वेस्ट करा आपकी खर्चे की प्रोपेंसिटी कितनी है उसके हिसाब से ये बढ़ता चला जाता है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है, कैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, एक बार इन्वेस्ट करने से कितने गुना इनकम बढ़ रही है। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला k इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई एज वेल एज k इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये आपके न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व करने के लिए, तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद आते हैं हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे फोकस करवाता हूं मैं आपका। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50 करोड़, लेट से कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है 50 करोड़ रुपीस से, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन इनकम डेल्टा वाई, इंक्रीज इन इनकम इफ MPC इक्वल्स टू 0.2। अगर MPC 0.2 है तो आपकी इनकम, आपको नई इनकम फाइंड करनी है, आपको ये फाइंड करना है डेल्टा वाई, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करोगे, देखिए आपके पास दे क्या क्या रखा है। आपको सबसे पहले तो दे रखी है डेल्टा आई, मतलब आपने इन्वेस्ट कितना किया है ₹50, 50 करोड़ आपने इन्वेस्ट करा, और इकोनॉमी में खर्च करने की क्षमता कितनी है 0.2%, 0.2 मतलब 20% खर्च करती है इकोनॉमी, कितने भी इनकम आए उस इनकम का 0.2% खर्च, 0.2 खर्च करती है, ठीक है। और आपको अब निकालना है इंक्रीज इन इनकम, की इनकम कितनी इंक्रीज हुई। तो याद रखना जब भी इनकम इंक्रीज या डेल्टा आई का इंक्रीज, ये सब कुछ निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मल्टीप्लायर की जरूरत पड़ेगी। तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाते हैं जल्दी से, k इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC या 1 अपॉन MPS, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 अपॉन MPS या 1 अपॉन 1 माइनस MPC, 1 माइनस MPC का मतलब हो गया 1 माइनस 0.2 मतलब 0.8, तो 1 अपॉन 0.8 आ गया, यहां पे पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, ये आ गया 1.25, 1.25, ठीक है ना। ये आ गया मल्टीप्लायर, कि जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट करा होगा उसका सवा गुना 1.25 हो गया होगा, 2 टाइम्स हो गया, 1.25 टाइम्स हो गया होगा। अब आप ये जो मल्टीप्लायर आया इसको दूसरा वाला जो फॉर्मूला था उसमें लगा दो, k इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा आई आया है, सॉरी k आया है 1.25, डेल्टा वाई जो कि हमें निकालना है, और डेल्टा आई 50 हमें दे रखा है, ठीक है ना। हमने 50 रुपए लगाए थे और अब वो कितने बन गए होंगे, 50 रुपए लगाए वो 1.25 हो गया, तो 75 रुपीज टोटल बन गए, ठीक है ना। तो 50 रुपीज लगाए और इतना हमारे पास पैसा बन गया।
नहीं इतना नहीं बन रहा होगा, सॉरी। uh, 62.5 समथिंग बन रहा होगा पैसा। ये पैसा आपके पास बन के आ गया, ठीक है ना। तो जितना भी मतलब कुल मिलाकर के क्या है, आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि डेल्टा वाई के का फॉर्मूला लगा करके सबसे पहले आप मल्टीप्लायर निकाल देंगे एंड देन आप इस वैल्यूज को यूज कर लेंगे, ठीक है। अब एक चीज और, यहां पे दो कंडीशंस होती हैं बेटा। एक होता है ब्रेक इवन लेवल और एक होता है इक्विलिब्रियम लेवल। जब भी आपको बोला जाए ब्रेक इवन लेवल पे कुछ भी निकालना है तो आप 99% क्वेश्चंस, क्या 100% क्वेश्चंस इसी से सॉल्व करोगे। ब्रेक इवन लेवल निकालना है, इसका मतलब y इक्वल टू सी। ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है, जहां पे खर्चा और इनकम बराबर हो जाए, या बोल सकते हैं जहां पे सेविंग्स जीरो होती है, तो y इक्वल टू सी वाला ही फॉर्मूला लगेगा। ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चन बोल दिया जाए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालो, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कुछ भी इक्विलिब्रियम लेवल पे निकालना है, तो आप या बोल सकते हैं इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे, इस तरीके से लिखा गया है, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए एडी इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एडी इक्वल्स टू एएस। एएस को हम वाई लिख सकते हैं क्योंकि एएस और इनकम बराबर होते हैं, सप्लाई और इनकम बराबर होते हैं, और एडी को हम सी प्लस आई लिख सकते हैं। तो आप ये इक्वेशन लगाएंगे हमेशा। इक्विलिब्रियम लेवल अगर बोल दिया जाए तो सी प्लस आई, वाई इक्वल्स टू सी प्लस आई, ये लगाएंगे, या तो एस और आई होते हैं बराबर, एस और आई लगाएंगे। इसमें भी ज्यादा बढ़िया आप इस तरीके से लगाओगे, y इक्वल्स टू सी प्लस आई लगाओगे, आपके 99.99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ब्रेक इवन सी इक्वल्स टू वाई और इक्विलिब्रियम सी प्लस आई इक्वल्स टू वाई। क्लियर है। इसके बाद एक क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे कि इफ कंजम्पशन फंक्शन इज, कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है हमें 100 प्लस 0.5y and delta y is 1000, ठीक है। सॉरी डेल्टा y नहीं, ये हमें दे रखा है एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज ₹1000। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितनी है, 1000 रुपीज है। अब आगे बोल दिया फाइंड इन्वेस्टमेंट, फाइंड इन्वेस्टमेंट कॉमा फाइंड मल्टीप्लायर कॉमा फाइंड कंजम्पशन। तो आप कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे कि ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। C इक्वल्स टू बार C प्लस बी वाई, बार C का मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जीरो लेवल पे ये जो खर्चा होता है इसे ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। ये कंजम्पशन वाला है तो ये MPC है और Y, ठीक है। हमें ये Y इनकम निकालनी है इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालनी है मुझे। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल पे निकालना है, अभी बताया था मैंने आपको, y इक्वल्स टू सी प्लस आई, होना तो इसी से है, होना तो इसी से है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट निकालनी है। इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगी, इस इक्वेशन को फिल करो जरा। y इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितनी दे रखी है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, y दे रखा है 1000 इक्वल्स टू सी की जगह पे ये इक्वेशन आ जाएगी पूरी की पूरी, सी की जगह पे ये पूरी की पूरी इक्वेशन डाल दो। पहले तो आप कंजम्पशन ही निकाल लो, चाहे तो डायरेक्ट कंजम्पशन निकाल सकते हो, यहां पे आप y दे रखा है तो इसी इक्वेशन में कंजम्पशन लगाओ तो आपको कंजम्पशन निकल जाएगा। c इक्वल्स टू 100 प्लस 0.5 इंटू वाई, वाई का मतलब है इनकम, कितना है 1000, तो यहां पे कंजम्पशन ही निकाल दो पहले तो 600 आ गया,
कंजम्पशन का लेवल कितना आ गया 600, ये 500 हुआ और 500 प्लस 600 ये हो गया। अब इसमें आ रहे हैं 600 प्लस इन्वेस्टमेंट निकालनी है मुझे, तो आई इक्वल्स टू ये उधर चला जाएगा 400 हो गया पहली चीज। ये पहला आंसर आ गया। दूसरा क्या निकालना है, दूसरा उसने बोला के निकालो मल्टीप्लायर, तो के का फॉर्मूला ढूंढो भाई। के का फॉर्मूला दो होते हैं, एक तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा चेंज नहीं है यहाँ पे, दोनों इनकम और इन्वेस्टमेंट दोनों का ही चेंज नहीं है हमारे पास। हमारे पास क्या दे रखा है, एमपीसी है। एमपीसी ये रहा, देखो एमपीसी यहां मिल गया आपको, ठीक है। क्वेश्चन में इस तरीके से भी ढूंढना पड़ सकता है। तो 1/1 माइनस एमपीसी, तो 1/1 माइनस 0.5, 1 माइनस 0.5, 1/0.5, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 2 टाइम्स मल्टीप्लायर आ गया हमारे पास 2 टाइम्स। एंड थर्ड चीज कंजम्पशन निकालना था, जो हम अगेन पहले से निकाल के बैठे हैं, ये रहा। तो आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। काफी इजी टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी आपके लिए। अगर ये फॉर्मूले आप नहीं याद कर पाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा और क्वेश्चन आपका वैसा का वैसा ही रह जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन हर बार पेपर में इससे आता ही आता है, अबाउट मल्टीप्लायर या अबाउट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। ब्रेक इवन के लेवल के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर यहीं से आपको बोल दिया जाता कि ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम निकालो, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम निकालने के लिए बोल दिया जाता, तो क्या करते, कोशिश करते हैं एक बार निकालने की। हो सकता है क्वेश्चन गलत भी हो सकता है क्योंकि खुद से बना रखा है। तो ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम अगर निकालनी होती तो मैं यूज करता y इक्वल्स टू सी, इस फॉर्मूले का यूज करता, है ना। ब्रेक इवन लेवल का मतलब y इक्वल्स टू सी यूज करता। और ब्रेक इवन लेवल निकालनी है तो आप कंजम्पशन की इक्वेशन को यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो इनकम है वो इक्विलिब्रियम की, तो इसे यूज तो हम कर नहीं सकते, हमें ब्रेक इवन, तो इसी को यूज करेंगे। सी की जगह पे आप क्या लिख दोगे, चलो y की जगह पे तो y लिख दिया हमने, सी की जगह पे उसकी इक्वेशन लिख दी 100 प्लस 0.5 y, 100 प्लस 0.5 y। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 0.5y है और ये है 1y, 0.5 यहां गया तो y माइनस 0.5y इक्वल्स टू 100 हो गया। y में से या 1y में से 0.5y गया तो 0.5y बचा इक्वल्स टू 100। अब इसे सॉल्व कर दो, 100 डिवाइड बाय 0.5, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया और ये आ गया 200। तो आपके पास जो ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम आएगी वो कितनी आएगी, 200 आएगी। ब्रेक इवन जहां पे इनकम और कंजम्पशन बराबर होते हैं, तो वो लेवल आपका 200 आ गया। इस तरीके से आप इसे भी निकाल सकते हैं। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, पेपरों के लिए। तो ये आपका टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड एज वेल एज करेक्टिव मेजर्स ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी, जिसमें हम मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे। मॉनेटरी पॉलिसीज जो कि आरबीआई बनाता है, कैसे आरबीआई एक्सेस डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट या डेफिशिएंट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करता है। कीनेसियन इकोनॉमी आपके लिए यहां पे एज वेल एज हायर लेवल्स तक पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप लिटरली, मैं बता रहा हूं आपको कि मैं अभी तक भी कीनेसियन इकोनॉमी पढ़ता हूं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल है आपके आगे आने वाली पढ़ाई के लिए भी। तो आज इसको पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। इस समय पढ़ने का मौका है, पढ़ो और आगे वीडियो आने का इंतजार करो। आपके पास अभी काफी दिन है, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि और ज्यादा कुछ मटेरियल डालूंगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।